नमस्कार, जय शिव शंभू। मैं रीति अपने चैनल रीति एस्ट्रो में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज अपनी लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको समझाने वाली हूँ एनालिसिस ऑफ महादशास, यानी महादशाओं का विश्लेषण कि किस तरह से महादशा एक जातक की कुंडली में लगती है, कितना पीरियड की होती है और क्या उसका क्रम होता है। तो लघु पराशरी जैसे महान ग्रंथ में जो विंशोत्तरी दशा है, मोस्ट ऑफ द ज्योतिष जो हैं वो सभी उसी के आधार पर महादशाओं को लेते हैं। ऐसे तो योगिनी दशा भी है और भ्रामरी, उल्का, इस तरह की मान्यताएं हैं कि अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, जैसे अपनी उत्तर में, साउथ में, इस तरह से तो अलग अलग तरह से भी मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलन है वो अपनी विंशोत्तरी दशा के आधार पर ही हम महादशाओं को देखते हैं। तो आज हम ये महादशाओं का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले ये 9 जो प्लैनेट हैं जिनकी महादशाएं चलती हैं वो मैंने लिखी हैं। तो खोल लीजिए अपनी कॉपी और पेन से फटाफट लिख लीजिए जिस क्रम में मैंने लिखा है उसी क्रम में, क्योंकि ये क्रम जो है एज इट इज़ रहता है सभी की कुंडलियों में। ऐसा नहीं है कि किसी जातक के जीवन में मून की दशा पहले आएगी और उसके बाद जुपिटर की आ जाएगी। नो, जो ये क्रम है वो एज इट इज़ ही चलेगा कि सभी जातक की कुंडलियों में सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु और वीनस, इसी क्रम में जो है महादशाएं लगती हैं। ये वैरी करता है इस बात पर भी कि जो जन्म के समय हमारा नक्षत्र है वो, या जन्म के समय कितनी भोग्य अवस्था हमने चंद्र की दशा में, चंद्र राशि में देखी है, या फिर किसी का जन्म काल सूर्य की राशि में हुआ है तो कितना भोग्य या भुक्त बना है, तो उस आधार पर होता है। तो पहली जो दशा लगेगी, यानी अगर मून की लगी है तो मेरा मतलब कहने का है उसके बाद मार्स की ही महादशा लगेगी, उसके बाद राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर मरकरी, फिर केतु और फिर वीनस, इसी क्रम में लगेंगे। नेक्स्ट मैं बताऊं, सबसे पहले आप नोट करेंगे सन, इनका महादशा पीरियड होता है 6 ईयर का। यानी सन जो हमारे प्लैनेट्स के, सभी ग्रहों के देवता कहे जाते हैं, आत्मा कारक ग्रह हैं, सृष्टि के रचयिता, रचनाकार और चलाने वाले, सब कुछ जिनको माना जाता है, वो सिर्फ 6 साल की उनकी महादशा है। यानी सबसे कम पीरियड ऑफ महादशा किसका हुआ? सन का। इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं मून की बात करूं तो 10 ईयर्स की होती है। ये मैं साथ साथ मेंशन करती हूँ आपको। 6 ईयर की इनकी महादशा है और 1 मंथ, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पोजीशन ऑफ मंथ सन के वीडियो में आपको समझाया कि 1 मंथ जो है वो एक राशि में रुकते हैं, नेक्स्ट मंथ वो दूसरी राशि में चले जाते हैं। ठीक इसी तरह से मैंने यहाँ मेंशन किया है कि 6 ईयर की महादशा और 1 मंथ उनका शॉर्ट पीरियड है जो वो एक राशि से दूसरी राशि ऐसे वेरी करता है। नेक्स्ट मून, मून की महादशा है 10 ईयर्स की, यानी वो अपना पूरा भ्रमण काल जो है 10 ईयर्स में पूरा करते हैं और 2.25 दिन में वो एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मार्स की। महादशा पीरियड 7 ईयर्स का है और वैसे वो एक राशि में रुकते हैं 45 डेज। नेक्स्ट राहुदेव, 18 ईयर्स का महादशा पीरियड और 18 मंथ्स का उनका है ये पीरियड, जो वो एक साल में, जैसे अब मान लीजिए आपको मैं बताऊं कि ट्रांजिट में इस समय जो राहु देव हैं वो चल रहे हैं टॉरस में, यानी नंबर 2 में है। ये सितंबर 2020 की इसकी बात कर रही हूँ मैं, कि अब इस समय टॉरस में राहु देव हैं और उसी के अकॉर्डिंग, जैसा कि सामने जहाँ राहु होते हैं उसके बिल्कुल ठीक सामने ही केतु होते हैं। तो जैसे 2 नंबर में अगर राहु देव हैं तो हमारे 8 नंबर में बैठे हैं केतु देव, यानी स्कॉर्पियो में केतु हैं और 2 नंबर टॉरस में हमारे हैं राहु।
तो इसी तरह से वो अब अगले 18 मंथ्स तक वहीं रहने वाले हैं, उस हिसाब से फल करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए राहु देव अगर अच्छे ग्रह में बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, अच्छे जो ग्रह हैं उनकी दृष्टि उन पर पड़ रही है, तो ठीक है, वो अच्छा फल करने वाले हैं। लेकिन अगर उसी के हिसाब से दृष्टि ठीक नहीं है, घर ठीक नहीं है, मार्कत्व में बैठे हैं, तो हमें उनका पूजा पाठ करना होगा, उनके मंत्रों का उच्चारण करना होगा या और बहुत सी रेमेडीज करके उनको शांत रखना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे जुपिटर की। 16 ईयर्स का इनका महादशा पीरियड है और 1 ईयर में ये अपना पूरा 1 ईयर तक ये एक राशि में रुकते हैं। जैसा कि अगर कोई जातक आपके पास आता है कि मुझे 1 ईयर प्रेडिक्शन करवाना है कि ये साल मेरा कैसा जाएगा, क्या कर पाऊंगा मैं इस साल, क्या मुझे मेरे जॉब में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, या क्या मैं इस साल घर बना पाऊंगा या नहीं, तो उस हिसाब से अगर हमें देखना है तो तरक्की के लिए हम 1 साल तक जो गुरुदेव हैं वो एक राशि में रुकेंगे, उस हिसाब से हम उसका प्रेडिक्शन करेंगे। अगर कर्म क्षेत्र में बैठे हैं तो ज़रूर उनकी तरक्की करवा देंगे, अगर वो बैठे हैं किसी गलत हाउस में बैठ गए हैं तो पूजा पाठ करवाना होगा, उनको थोड़ा नग पहनाकर उनको उच्च करना होगा, उनके फल को बढ़ाना होगा, यानी हमें रेमेडीज़ लगानी होगी। तो इसीलिए एक कुंडली को टाइम टू टाइम दिखाना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कुंडली में किसकी ग्रह की महादशा चल रही है, किसका अंतरा चल रहा है और कितने टाइम तक ये जो क्रूशियल टाइम है वो रहने वाला है, और इसके बाद कितने टाइम बाद हमें राहत की सांस मिलने वाली है, या हम उस राहत की सांस लाने के लिए क्या कार्य कर सकते हैं। तो ज़रूर अपनी कुंडली को टाइम टू टाइम दिखाना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपसे सैटर्न की। तो सैटर्न जो कि हमारी कुंडली में होते हैं न्यायाधीश, न्याय करने वाले। जैसा कि आपने जो कर्म किया है उसके आधार पर आपको फल देने वाले वो होते हैं सैटर्न, यानी उनकी महादशा पीरियड है 19 ईयर्स का, यानी 19 ईयर्स तक लगते हैं उनको एक जातक को उसके पूरे कर्म कांड करने के बाद उसने किस तरह का काम किया है, अच्छा किया है तो उसको अच्छा फल देने में, और अगर उससे कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको उसका फल देने में, उसको सिखाने में, उसको कुछ शिक्षा देने में उनको जो टाइम लगता है वो होता है 19 ईयर्स का, और 2.5 साल तक वो एक राशि में रुकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगी मरकरी की। उनका महादशा पीरियड हुआ, यानी बुध देव का महादशा पीरियड हुआ 17 ईयर्स का। जो काम सैटर्न अपने 19 ईयर्स में करते हैं एक जातक की कुंडली में, वही कार्य करने में मरकरी को 17 ईयर्स लग जाते हैं, और इनका एक राशि में रुकने का जो समय है वो बनता है 1 मंथ। जिस तरह से सूर्यदेव 1 मंथ, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे बने मरकरी 1 मंथ, और लास्ट में बनेंगे वीनस 1 मंथ। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव तीनों 1 मंथ का टाइम देते हैं। नेक्स्ट में बात कर रही थी केतुदेव। केतुदेव को वैसे भी हम सभी जानते हैं, उनको मंगल देव की परछाई कहा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मंगल देव उच्च के बैठे हैं और अच्छा फल कर रहे हैं तो हमारी कुंडली में केतुदेव भी अच्छे हो जाएंगे, नहीं। उनको परछाई कहा जाता है, लेकिन वो सेम नहीं है, सेम तरह से फल नहीं कर सकते। मंगल देव का फल उनके हाउस में बैठने के, उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से होगा, और नेक्स्ट केतु देव का फल उनकी प्लेसमेंट के आधार पर होगा। किस घर में बैठे हैं, 6, 8, 12 में तो नहीं, या जिसमें वो अच्छा फल करते हैं कहीं उसमें तो नहीं, या किसी मारक दृष्टि से दृष्ट तो नहीं, या खुद ही मारक ग्रह बनकर तो नहीं बैठे हैं कहीं कुंडली में। ये सब देखना होगा, और वो 45 दिन तक एक कुंडली में रुकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वीनस की। वीनस का महादशा पीरियड सबसे ज़्यादा है। जैसे सूर्य देव जो कि सभी ग्रहों के देवता हैं, यानी जो देवों के देव हैं, जो गुड प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं, उनके जो देव हैं वो बने सूर्य देव।
ठीक है। और यहाँ वीनस देव जो है उनको दानव गुरु भी कहा जाता है। जैसे बृहस्पति को हम गुरु कहते हैं, ये दानवों के गुरु हैं, ठीक है। वो देवों के गुरु हुए, ये दानवों के गुरु हैं। इनका महादशा पीरियड सबसे लंबा होता है, यानी 20 ईयर्स का, और ये एक राशि में रुकते हैं 1 मंथ, ठीक है। तो ये तो हमने जाना कि महादशा पीरियड इस तरह से एज इट इज चलता है। सन के बाद मून की आती है, मून के बाद मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु एंड वीनस। फिर इनका दशा पीरियड हमने देखा। फिर ये लोग मंथ वाइज किस तरह से या एक राशि में कितनी देर रुकते हैं, ट्रांजिट देखा हमने। अब लास्ट में मैं बात समझाऊंगी, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिस प्लैनेट की महादशा आती है, अंतरदशा भी उसी प्लैनेट की लगती है सबसे पहले। जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर महादशा लगी है सन की, तो अंतरदशा भी सबसे पहले सन की ही होगी। सन के बाद मून, अंतरदशा की बात कर रही हूँ, महादशा वही रहेगी। जैसे वो हम देखते हैं कुंडली में इस तरह से लिखा होता है कि सन, जैसे सन लिखेंगे तो वो लिख देंगे, डेट मेंशन करेंगे कोई भी, उसके बाद स्लैश करके आपको किसके अंतरदशा लगेगी, सन की लगेगी। फिर लगेगी उसमें सन के बाद मून, ठीक है। फिर लगेगी सन के बाद, मून के बाद क्या आया, मार्स, यानी मार्स की। इसी तरह से मार्स के बाद राहु। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि महादशा तो सेम रहेगी, लेकिन अंतरदशा जो है वो इसी तरह से लगेगी जो महादशा का सीक्वेंस है कि सन, मून, मार्स, राहु। तो उसी तरह से चलेगा, सन, मून, मार्स, राहु, इसी तरह से अंतरदशा लगेगी। तो जैसे अगर राहु की महादशा आ जाएगी तो अंतरा भी पहले राहु का ही होगा। अगर राहु की महादशा है तो अंतरा भी पहले राहु का ही लगेगा, ठीक है। फिर राहु के बाद किसका लगेगा आप देखेंगे तो जुपिटर। इस तरह से अंतरा लगता है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। जैसे कई बार हम घबराएं कि भाई अब तो हमें सैटर्न की महादशा लगी हो, ये तो 19 ईयर्स तक चलेगी, और शनि देव तो मेरी कुंडली में कुछ खास फल करने वाले नहीं हैं, या मुझसे तो कुछ इतनी गलतियां हो गई हैं जिसका फल तो मुझे अब इस तरह से मिलेगा क्योंकि वो न्यायाधीश है। तो ऐसा घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अंतरदशा भी होती हैं और उनका भी महत्व है। माना कि महादशा पीरियड का अपना अलग महत्व है, लेकिन अंतरदशा भी उस पर असर डालती है। तो अगर अंतरदशा अच्छी लग जाती है, सन में सन की लगेगी, अच्छा किया। सन अगर खराब भी है, मून अच्छा है तो अच्छा हो जाएगा। सन कहीं थोड़ा इधर उधर है लेकिन मार्स का अंतरा चल पड़ा तो उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का लाभ करवा देंगे मार्स, मंगल देव। इसी तरह से अंतरदशाएं भी महत्व रखती हैं अपना। तो घबराएं नहीं, टाइम टू टाइम अपनी कुंडली को दिखाते रहें और किसी अच्छे ज्योतिष के पास ही जाएं, या खुद ही, जैसा कि मैं आपको अपनी पूरी कोशिश से समझा रही हूँ कि इस तरह से ये चीज़ होती है, इस तरह से ग्रह काम करते हैं, ये हमारे हाउसेज हैं, ये अंतरदशा पीरियड, ये महादशा, बहुत कुछ, जैसा कि आपके मैं पहले वीडियोस में मैं समझा चुकी हूँ। अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप अपनी कुंडली तो अच्छे से एनालिसिस कर ही पाएंगे और ये जान लेंगे कि क्या कमी है, कौन से ग्रह को मुझे मजबूत करना है, कौन से ग्रह के लिए मुझे पूजा करनी है, ऑल दैट। तो आज का अपना ये वीडियो एनालिसिस ऑफ महादशास यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने बहुत कोशिश करके आपको पूरा समझाया और आशा करती हूँ आप सबने समझा भी है, नोट भी किया है, और अब आप इंतज़ार में हैं अपने टिप ऑफ द वीडियो के। तो ठीक है, नोट कीजिए। आज का अपना टिप ऑफ द वीडियो है वही सफलता को लेकर कि कार्य नहीं बन रहे, सफलता नहीं मिल रही, पॉजिटिविटी महसूस नहीं होती, मन उदास सा है, कोई भी काम करने चलते हैं बनता नहीं है, खुशी नहीं है। तो कहाँ गलती हो रही है हमसे? ऐसा नहीं है बाहर कोई गलती करके आए हैं हम, कई बार हम घर में ही होते हैं कुछ दिन तक और उसके अंदर ही अंदर रहते रहते हम उदास से हैं। तो कौन कारण है उस उदासी का? कहीं हमारे घर में ही तो वो कारण कोई छुपा हुआ नहीं है? बिल्कुल ठीक, ऐसा कोई कारण हमारे घर में ही छुपा बैठा है। और वो क्या है? जो कि हम सजावट के तौर पर चीज़ें लाते रहते हैं, रखते रहते हैं, ले आए, किसी के घर में कुछ देख लिया वो उठा ले,
किसी के घर में कुछ तो अच्छा लगा वो उठा ले, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की जो थ्योरी है या समझने वाली बात है वो क्या है, वो तो हमने समझी ही नहीं। तो आज मैं वो समझा रही हूँ आपको। सबसे पहली बात, अगर आपके घर में हिंसक जानवरों की फ़ोटो है, शेर, चीता, इस तरह की, तो प्लीज़ वो फ़ोटोज़ अपने घर में ना रखें, उनको निकाल दें। दूसरी बात, अगर ताजमहल, नटराज, ये सभी चीज़ें आपके घर में हैं तो ये भी ना रखें, ये भी निकाल दें। अब आप पूछेंगे क्यों? ताजमहल का एग्जांपल ले लीजिए। ताजमहल है क्या? मानते हैं, आप लोग कह देते हैं कि भाई लव की मिसाल देते हैं कि शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के लिए बनवाया था और ऐसे ही रखेंगे घर में तो प्यार बढ़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है तो वो एक मकबरा ही। तो क्या हम किसी मकबरे के स्टैचू को लाके अपने घर में रखेंगे तो क्या याद आएगा उससे? उसके पीछे की पूरी कहानी पढ़िएगा, आपको आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, पूरा पढ़िएगा, तब आप, मैं मानती हूँ, आप उसको घर में रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसी तरह से नटराज के पीछे की भी हिस्ट्री है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अलग स्थान बनाया गया है, वहाँ रखिए, घर में इनको स्थान नहीं दिया गया है। तो देखिए, इन चीज़ों को रिप्लेस करते ही, हटाते ही क्या होगा, हमारे घर में पॉजिटिविटी महसूस कर पाएंगे हम, हल्का हल्का लगेगा, और जहाँ मन खुश वहाँ सारे काम बनते हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ आपसे फिर। आज के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।